Hey everyone, in this video we are going to discuss about the insulation and the heat budget. इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो अब हम इंसुलेशन पे आते हैं कि इंसुलेशन क्या होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंसुलेशन होता क्या है। अगर हम देखें, इंसुलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका मतलब क्या है कि जो सोलर रेडिएशंस मीन्स सन जो इमिट कर रहा है रेस को, वो कौन रिसीव करता है? वो अर्थ रिसीव करता है। यस, सन ने इमिट की अपनी रेस और किसने रिसीव की? अर्थ ने। तो वही है इंसोलेशन। मीन्स जो सन ने इमिट की रेस वो अर्थ ने रिसीव कर ली, उसी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। बट इंसोलेशन के टाइम पे कुछ चीजें एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रेस रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ रेस स्कैटर होंगी। यही हम पढ़ने वाले हैं। कौन कैसी रेस एब्जॉर्ब होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे स्कैटर होती है। अब हम इससे पहले एक चीज जाने कि हमें सबको पता है, सबको तो नहीं पता है बेसिकली, जो पढ़ रहा है पहले टाइम उसको कैसे पता होगा, जो रिवीजन कर रहा है मतलब ना। अगर हम देखें, जो इंसुलेशन रिसीव हो रहा है, जब रिसीव होती है तो वो शॉर्ट वेव में होती है रिसीव। जब रेडिएट बैक करती है अपनी अर्थ तो वो लॉन्ग वेव में करती है। यस, तो इससे मालूम पड़ा कि इंसुलेशन जो रेज जो हैं, सोलर रेडिएशंस, वो डिफरेंट डिफरेंट रेज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेज है उसमें। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो स्पेक्ट्रम बनता है एक। वो स्पेक्ट्रम कैसे होता है? पहले होती है गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स एंड रेडियो। इस ये जो रेज हैं, इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इसका क्या मतलब है? एक रिलेशनशिप बनता है इससे, एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। तो इससे मालूम पड़ा कि जब वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ शॉर्ट होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी। और जब वेव इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा, लॉन्ग वेवलेंथ तो एनर्जी कम, लॉन्ग वेवलेंथ तो एनर्जी कम। तो इससे मालूम पड़ा कि ये जो हमें वेवलेंथ की फॉर्म में रिसीव होती है, शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब कि एनर्जी ज्यादा, शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ज्यादा। जब एनर्जी ज्यादा है तो ये आराम से पेनिट्रेट कर जाएगी। जो सन रेज हैं स्टार्टिंग में जो आती हैं, जो हमें रिसीव होती हैं, तो वो आराम से पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो उससे जो हमारा अर्थ वार्म नहीं होता, उससे हमारा अर्थ वार्म नहीं होता। अर्थ वार्म होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन से, मींस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन, उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। मींस हमारा अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही वार्म अप होता है जब ये रेडिएट बैक करती है अपनी अर्थ। ठीक है, अब हम देखिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंसुलेशन को। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंसुलेशन, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगी। अगर पहले की हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, एंगल ऑफ सनशाइन, ट्रांसपेरेंसी मीन्स एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी,
अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें तो फोर्थ फैक्टर होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम पहले आते हैं एंगल ऑफ सनशाइन पे। अगर हम इसको देखें, कलर चेंज कर लेते हैं स्क्रीन। दिस इज सन, दिस इज अर्थ। अर्थ जो है ज्यूड शेप की, मीन्स यहाँ से फ्लैटन है और यहाँ से बल्ज है। तो ये जो सन जो रेज इमिट करेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे तो पहुंच जाएंगी, बट यहाँ पे क्या ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा रेज को। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ रेज लॉस्ट भी हो जाएंगी, कुछ रेज तब तक रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएंगी, फिर कुछ रेज स्कैटर भी कर जाएंगी। पर डायरेक्टली कहाँ पर रिसीव हो रही है? एट द इक्वेटर। तो इंसुलेशन जो है डायरेक्टली रिसीव हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? वो इक्वेटर पे हो रही है। इंसुलेशन, इंटेंस इंसुलेशन। बट इंसुलेशन तो रिसीव हो रही है यहाँ पे। जैसे इंसुलेशन रिसीव हुई, इसका क्या होता है? इंसुलेशन रिसीव हुई, यहाँ पे ये एरिया वार्म अप हुआ, तो ये एयर राइज करी, इससे क्या बने? इससे बने क्लाउड्स। क्लाउड्स बने तो रेनफॉल हुई। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये कुछ चीज रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। जैसे ही रेडिए वो आई, रेज आई, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। तो यहाँ पे इंसुलेशन, इंटेंस इंसुलेशन रिसीव होती है, पर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जो टोटल जो आती है वो आती है सब ट्रॉपिक्स पे। वो कहाँ पर आती है? सब ट्रॉपिक्स पे आती है। तो इंसुलेशन ज्यादा होती है सब ट्रॉपिक्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड ज्यादा फॉर्म नहीं हो पाते। यहाँ पे लेस क्लाउड्स होते हैं, मतलब ज्यादा फॉर्म नहीं हो पाते, लेस क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होती है। इसलिए ये वाला एरिया ज्यादा वार्म रहता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं और बन सकते हैं। तो एक एक चीज इसीलिए ध्यान से सुननी है। ये जो मैं सारा कुछ बता रही हूँ, एंगल ऑफ सनशाइन बता दिए, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज जाएगी तो वो ज्यादा हीटअप एरिया करनी पड़ेगी, मीन्स पोल्स वाला एरिया ज्यादा हीटअप नहीं रहता। इसीलिए इक्वेटर पे सनशाइन ज्यादा रिसीव होती है, इंटेंस इंसुलेशन रिसीव होती है। बट यहाँ पे क्यों पेनिट्रेट नहीं कर पाती? बिकॉज ऑफ द थिक क्लाउड्स। ये ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगी। और सब ट्रॉपिक्स पे थोड़ी हल्की फुल्की स्लेंटिंग होती है, बट वो पेनिट्रेट कर जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पर थिक क्लाउड्स है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट की, सबने ही देखा है ये कि विंटर्स के टाइम पे सनशाइन बहुत कम रहती है। क्यों रहती है कम सनशाइन? सनशाइन इसलिए कम रहती है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ डे का जो टाइमिंग है वो कम रहता है, नाइट्स लंबी होती है, नाइट्स आर लॉन्गर। इस वजह से सनशाइन यहाँ पे कम रहती है। और जितनी ज्यादा सनशाइन उतना ज्यादा हीट अप एरिया, इंसोलेशन उतनी ज्यादा आएगी, है ना? जितनी ज्यादा सनशाइन, जितना ज्यादा ड्यूरेशन मीन्स उतनी ज्यादा सनशाइन। तो समर के टाइम में अपोजिट हो जाता है, जो डे का ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहता है, तो इसलिए सनशाइन यहाँ पे ज्यादा रहती है समर के टाइम पे। ये तो हो गया ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। जब एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होगा तो आराम से पेनिट्रेट कर जाएंगी रेस, जो सन रेज है वो आराम से पेनिट्रेट कर जाएंगी। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लाइक मैंने वोल्केनो वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो गैसेस रिलीज होती है, उस वजह से शॉर्ट टर्म जो है कूलिंग रहती है, कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैसेस है ना, ये ऊपर तक जाएंगी, ये थिक क्लाउड्स बनाती हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नील हो जाती है, बहुत ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इस वजह से फिर ये थिक क्लाउड्स आते हैं, ये स्कैटर कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सनलाइट को।
तो इससे क्या पेनिट्रेट नहीं कर पाती और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है जब वॉल्केनो इरप्ट करता है। तो हमें क्या है, कनेक्ट करके चलना है, कनेक्शन बिठा के चलना है। जितना ज्यादा हम कनेक्शन बिठाएंगे उतनी हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी रिटेंशन पावर की। तो बस यही फंडा है कि हमें कुछ चीजें रिवाइज करनी है तो हमें पहले की चीज भी उसमें हाथ के हाथ इनकलकेट कर लेनी है अपने माइंड में कि ये ऐसे ऐसे क्या हुआ है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर दी मैंने, ट्रांसपेरेंसी में क्या था, किस पे डिपेंड है, ट्रांसपेरेंसी की एटमॉस्फेयर हमारा कितना क्लियर है। अगर हम बात करें थिक क्लाउड्स की, अगर हमने बात कर ली, अगर ये थिन क्लाउड्स है, ठीक है, और ये थिक क्लाउड्स, तो इसकी मैंने बताई थी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ये मन में आ भी रहा होगा डाउट, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये शॉर्ट वेवलेंथ है बट इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, तो इसको भी ये पार मतलब पास कर देनी चाहिए। बट जो थिन क्लाउड्स है उनको तो पास कर देती है, थिक क्लाउड्स को ये एनर्जी नहीं कर पाती, शॉर्ट वेवलेंथ नहीं पेनिट्रेट कर पाती, इस वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। थिक क्लाउड्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि पेनिट्रेट कर जाए, इसलिए रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एनर्जी, जो सनलाइट होती है। ठीक है, सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एल्बिडो का। एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी, कि कितनी रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे। लाइक अगर हम बात करें स्नो वाले एरिया में, स्नो वाले एरिया में हमारी, जब हम जाते हैं स्नो वाले एरिया में तो उस टाइम हमारी आंखें नहीं खुलती, ज्यादा आंखें नहीं खुल पाती। क्यों? क्योंकि जो स्नो की पावर है, रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें समर्स में, हम क्यों कहते हैं कि हमें लाइट क्लॉथ पहनने हैं, लाइट क्लॉथ पहनने हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हीट को एब्सॉर्ब नहीं करता, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। डार्क क्लॉथ जो है उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, मींस वो गर्मी को एब्सॉर्ब करते हैं, हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। स्नो वाइट है तो इसकी पावर है कि रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है एल्बिडो। एल्बिडो जो मेजर होता है वो 0 to 1 होता है, मींस 1 का मतलब है टोटल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है नो रिफ्लेक्शन। तो जो डार्क कलर के एलिमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएंगे, तो उनका 0 रिफ्लेक्शन हो गया। 0 से 1 के बीच में ही मेजर होता है टोटल रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया तो वो 1 हो गया। स्नो, फ्रेश स्नो, स्नो की जो है वो कैपेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओल्ड स्नो, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट एरोसोल्स वो सब आ गए, इसलिए इसकी ज्यादा होगी ओल्ड स्नो के कंपैरिजन। ठीक है, ये हो गई है बात। अब हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी की बात करें, लाइक सन है, यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा आ पाएगी एज कंपेयर टू प्लेन। तो यहाँ पे इंसुलेशन और टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसुलेशन जो है वो हीटअप नहीं कर रहा, वो हीटअप नहीं कर रहा, वो टेम्परेचर की बात होती है। वो किस में होगी? टेम्परेचर में। अभी हम इंसुलेशन पढ़े, इंसुलेशन कहाँ पे रिसीव हुआ? यहाँ पे ज्यादा रिसीव हुआ, बट यहाँ पे हीटअप तो नहीं हुआ। अब हम बात करें स्नो की, अभी मैंने बात करके आई हूँ, स्नो वाले एरिया में यहाँ पे सनशाइन, सनलाइट ज्यादा रिसीव हो रही है, पर रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी स्नो की ज्यादा है, इसीलिए हमारी आंखें वहां पे ज्यादा खुल नहीं पाती, इसलिए हमें सनग्लासेस यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही है टोपोग्राफी में कि यहाँ पे ज्यादा होगी, बट यहाँ पे ज्यादा गर्मी क्यों नहीं होती वो मैं अभी बताऊंगी, वो अभी मैं टेम्परेचर वाला सेगमेंट डिस्कस करूंगी इसी में, तब बताऊंगी अभी। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करें इंसुलेशन जो है वो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट है अर्थ पे? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे? नहीं, आंसर है नो। क्यों नहीं है? मैंने भी बताया था, ये इक्वेटर है, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है और पोल्स पर ज्यादा स्लैंटिंग पहुंच रही है, यहाँ पे जा रही है स्लैंटिंग, बट यहाँ पे इंसुलेशन तो इंटेंस रिसीव हो रही है, बट यहाँ पे थिक क्लाउड्स बन जाते हैं
और थिक क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी, तो रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ी तो सन रेज यहाँ पे इंटेंस तो होती है, इंसुलेशन यहाँ पे इंटेंस होती है, बट रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी, इसलिए सब ट्रॉपिक्स पे ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहां पे लेस क्लाउड्स है, इस वजह से इंसुलेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। जो पेनिट्रेट कर पाती है सरफेस पे, जो इंसुलेशन है वो सब ट्रॉपिक्स पे ज्यादा है, बट इंटेंस जो इंसुलेशन है वो हमें रिसीव होती है इक्वेटर पे। इंसुलेशन रिसीव हो रही है, बट जो पेनिट्रेट कर पाती है सरफेस पे वो इंसुलेशन सब ट्रॉपिक्स पे कर पाती है। ये अंतर, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कितना ज्यादा हीट अप हो रहा है और कितना ज्यादा कूल हो रहा है, वो होता है टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। यस, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, सेकंड फैक्टर एल्टीट्यूड हो सकता है। अभी मैंने टोपोग्राफी में बताया था, लाइक इंसोलेशन यहाँ पे ज्यादा रिसीव हो रही है एज कम्पेयर टू दिस एरिया, बट मैंने अभी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में बताया था कि जो मिक्स मतलब डेंसिटी है गैसेस की, वो कहाँ पर ज्यादा है? वो एट द सरफेस ज्यादा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे सरफेस पे डेंसिटी ऑफ गैसेस ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये वाला एरिया ज्यादा हीट अप रहता है, और यहाँ पर ऊपर वाले एरिया पे डेंसिटी ऑफ गैसेस कम है, डेंसिटी ऑफ गैस यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा फॉर्म अप नहीं है, हीट अप नहीं है एरिया, तो इस वजह से इंसुलेशन तो यहाँ पे ज्यादा है, बट ये एरिया हीट अप नहीं है, ये एरिया कूल अप है एज कम्पेयर टू द सरफेस वन। सरफेस पे ज्यादा गर्मी है, और एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बट इंसुलेशन ज्यादा होगी एल्टीट्यूड पर, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे ज्यादा जल्दी आ पानी, नीचे तो टाइम लगेगा ना। ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया। अब हम बात करें, अगर हम बात करते हैं लैंड एंड सी, लैंड की स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, मींस वाटर जो है ना जल्दी ठंडा होता ना ज्यादा जल्दी गर्म होता, बट लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि ये ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी गर्म होगा। तो ये जो लैंड और सी जब यहाँ पे होती है कोस्टल एरियाज पे, तो यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे मॉडरेट इफेक्ट होता है कोस्टल एरियाज पे। ठीक है, अब हमने बात कर ली टेम्परेचर की भी। इंसुलेशन और टेम्परेचर में क्या अंतर है? ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी में आ सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी में ही आ सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हीट बजट की। हीट बजट की बात करें, जितनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई है उतना इनकमिंग हुआ है उतना ही आउटगोइंग होगा, मींस अर्थ बैलेंस करके चलती है। अगर अर्थ रखने लग गई तो कितना ज्यादा वार्म अप हो जाएगा अपना एटमोसफेयर, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता जा रहा है ना। समर्स में बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है, वो हम इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी अभी हमें हीट बजट पढ़ना है। हीट बजट में क्या होता है, लाइक सन की जो रेज हैं, मैंने कहा था कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती हैं एंड कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वही बात करेंगे आज, है ना। ठीक है, आज हम बात करते हैं, ये सन है,
35 यूनिट्स जो हैं इसकी, उसमें से ये सब क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब वो कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। लाइक इसमें से 27 यूनिट्स जो हैं, 27 units is reflected by the clouds, 6 units reflected back by atmosphere, and 2 unit is reflected back or reflected back by ice. ठीक है, 35 यूनिट तो आने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब बची 65 यूनिट। अब 65 यूनिट में से 65 यूनिट में से 65 यूनिट में से 14 यूनिट्स एब्सॉर्ब कर ली बाय एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। बची 51 यूनिट। 51 units are absorbed by the earth surface. Absorbed by earth surface. ठीक है, अब बची, अब इसमें से रेडिएट बैक भी होगी, तो इसमें से रेडिएट बैक होगी पूरी 100% आ गई और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसमें से 17 यूनिट्स जो हैं वो रेडिएट बैक होगी, 17 यूनिट्स इज रेडिएटेड बैक टू स्पेस, और 34 यूनिट्स जो हैं वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर, एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। ये हो गया हीट बजट। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया इसमें। लाइक हमने इंसोलेशन डिस्कस कर लिया इन डिटेल, हमने टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, और हमने हीट बजट डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये सब कुछ सेगमेंट डिस्कस हो गया। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन स्टार्ट हो गया है, जियोमॉर्फोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और हमारा जो है सेशन बहुत जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, और बहुत छोटे पीरियड में हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में छोटी छोटी वीडियोस होती है, बट डिटेल बहुत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, कि जिससे हम कंटेंट अच्छा सा रिवाइज कर सकते हैं। और कुछ बचता है तो अब हम एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं, उसमें हम फिर जो भी टॉपिक्स और बचते हैं तो वो उसमें अच्छे से कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।